सुरभि अपनी इस नई जिंदगी से बहुत ज़्यादा खुश थी। हर पल मुस्कुराती रहती, लेकिन उसकी खुशियाँ दोगुनी हो गईं जब उसे यह ज्ञात हुआ कि वह माँ बनने वाली है। वह तो बहुत ज़्यादा खुश थी ही, साथ ही साथ उसके पति भी खुश हैं। उसके पति के तो मारे हर्ष के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। पिछले महीने उनका विवाह हुआ था। शादी वाली रात ही अनिमेष ने पत्नी पर स्पष्ट कह दिया था कि लड़का हो या लड़की, उसे पापा कहकर पुकारने वाला कोई शीघ्र ही चाहिए। संयोगवश सुरभि को भी बच्चों से बहुत प्यार था। गुड न्यूज़ पाकर दोनों प्रफुल्लित हो उठे और आने वाले मेहमान की स्वागत की तैयारी इस प्रकार करने लगी जैसे सरकारी दफ्तर में किसी मंत्री के आगमन की अपेक्षा में आयोजन किया जाता है। दफ्तर का समय समाप्त होते ही ठीक शाम 4 बजे अनिमेष घर पर उपस्थित रहता। शाम की सैर के बहाने वे किसी करीबी मॉल में चले जाते हैं और आने वाले मेहमान के लिए कोई ना कोई नई वस्तु अवश्य ले आते हैं। प्रसव के दौरान अपेक्षित सावधानी के विषय पर जितने भी पत्र पत्रिकाएं वहां उपलब्ध थीं, अनिमेष ने सब की सब खरीद डाली और पहली फुर्सत में उन्हें पढ़ लिया। सुरभि भी निरंतर रूप से उसका एक एक शब्द पढ़ चुकी थी। दफ्तर में काम के दौरान उसे केवल सुरभि की ही चिंता लगी रहती। क्या पता उसने समय पर खाना खाया होगा कि नहीं, या काम में व्यस्त होकर दवाई लेना भूल गई हो। अवकाश मिलते ही तुरंत फ़ोन पर अपनी शंका का समाधान कर लेता और साथ में ढेर सारी आदेश भी सुना देता। उसे मासिक जांच के लिए ले जाने के उद्देश्य से वह हर महीना दफ्तर से छुट्टी ले लेता था। डॉक्टर द्वारा दिया गया हर एक निर्देश भी उसे अच्छी तरह याद रहता, अतः सुरभि का पीछा तब तक ना छोड़ता जब तक वह पूर्ण रूपेण उस पर कार्यान्वित ना हो जाती। सामान्य तौर पर प्रसव के दौरान महिलाएं जरा सी बात पर भावुक हो जाती हैं और सुरभि का तो यह पहला प्रसव था। अपने लिए पति की इस अद्भुत चिंता व सतर्कता पर वह गदगद हो उठती। वैसे भी अपने भैया बाबा के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को इतने समीप से भला देखा ही कब था। उसे लगता मानो सारी दुनिया में पत्नी से सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाला पति केवल उसका है। डॉक्टर के अनुसार 9 महीने पूरे होने में अभी 9 दिन शेष थे। उसके बाद किसी भी समय उस अपेक्षित घड़ी के आ जाने की संभावना थी। अतः जरा से लक्षण प्रकट होते ही तुरंत अस्पताल चल आने को कहा गया था। आज अनिमेष की छुट्टी थी। अक्सर ऐसे अवसर पर वे दोनों देर रात गए तक बरामदे में बैठे रहते हैं, जिसके सामने वाले आंगन में सुरभि ने अपने हाथों एक छोटी सी फुलवारी लगा रखी थी। पौधों पर खिले हुए रंगीन फूलों की मोहक सुगंध से घर आंगन की बगिया महक उठी थी और अब जीवन की बगिया महकने की बारी थी। पति के कंधे पर सिर रखे उनिंदी आंखों में सपने संजोए वह कह दी, ऐसा लगता है मानो हमारा बचपन फिर से आने को है। आशा युक्त सुदूर आकाश में देखता हुआ अनिमेष कहता, जब हम दोनों के बीच वह आएगा तो हमारा बंधन और मजबूत हो जाएगा। हाँ, हम दोनों ने मिलजुल कर जो सपना देखा है, सुंदर परिणाम शीघ्र ही आने को है। सुरभि कहते, भविष्य के सुनहले सपनों में खोए दोनों निद्रा जगत में लीन थे। न जाने रात का कौन सा पहर रहा होगा कि यकायक सुरभि की आंख खुल गई। उसकी कमर में हल्का सा दर्द हो रहा था और गला भी सूख रहा था। अनिमेष की बाहें अपने ऊपर से हटाते हुए आहिस्ता से वह चारपाई से नीचे उतर आई। फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालकर मुंह से लगा ले, फिर गुसल खाने की ओर दौड़ गई। अद्भुत पीड़ा थी कि पल पल बढ़ती ही जा रही थी। विचलित हो उसने अनिमेष को आवाज़ दी। वह हड़बड़ा कर जाग गया और सुरभि का बिस्तर खाली पाकर कमरे से बाहर आ गया। सुरभि जमीन पर बैठी हुई कराह रही थी। उसकी आंखों में दर्द था तथा मुख पर व्याप्त वेदना युक्त भाव से भली भांति स्पष्ट था कि वह जिस पीड़ा से गुजर रही है उसे शब्दों में प्रकट करने की स्थिति में नहीं है।
अचानक उसे डॉक्टर द्वारा दिया गया निर्देश स्मरण हो आया। अतः लपक कर उसे बाहों में उठा लिया और बाहर लाकर अपनी दोपहिया गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा दिया। रात के सन्नाटे में सुरभि अपनी आवाज़ दबाकर कराह रही थी। अनिमेष ने दरवाजे पर ताला लगाया, फिर उसके दोनों बाजू अपनी कमर के गिर्द डालकर कसकर पकड़े रहने का आग्रह करते हुए गाड़ी दौड़ा दी। अस्पताल उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, परंतु दोनों ने मानो सदियों के फासले तय कर डाले। अस्पताल के लंबे से कॉरिडोर में वह चिंताग्रस्त स्थिति में टहलता हुआ प्रतीक्षा करता रहा। पीड़ा के मारे सुरभि का सफ़ेद पड़ गया चेहरा और उसकी आंखें बार बार उसके सामने घूम जाती। दुर्भाग्यवश उन दोनों के माता पिता जीवित नहीं थे। विपत्ति की इस घड़ी में उसे किसी सगे संबंधी द्वारा सहानुभूति तथा उचित मार्गदर्शन का अभाव खल रहा था। अचानक एक नर्स लेबर वार्ड से बाहर निकली। कुछ पूछने से पहले ही तेजी से दूसरी ओर चली गई। डॉक्टर, नर्स अंदर बाहर आते जाते रहे और वह प्रतीक्षा में बाहर खड़ा रहा। सुदूर आकाश पर लाली छाने लगी थी। एक नई सुबह होने को थी। वह चौंक पड़ा। लेबर वार्ड के अंदर से किसी नवजात का रुदन सुनाई पड़ा। कुछ समय पश्चात एक नर्स शिशु को बाहों में लिए हुए प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए बोली, बधाई हो, आपकी पत्नी को लड़का हुआ है। यह कमज़ोर पैदा हुआ है, इसीलिए तुरंत इंक्यूबेटर में रखना पड़ेगा। फिर वह बच्चे को लेकर दूसरे कमरे में चली गई। उसने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखा, क्योंकि अनपेक्षित समाचार ने उसे बौखला दिया था। डॉक्टर के कहे अनुसार बच्चे के जन्म में अभी 9 दिन शेष थे। द्वार फिर खुला और डॉक्टर ने बाहर निकलकर मुस्कुराते हुए कहा कि अब वह अपनी पत्नी से मिल सकता है। भौचक्का होकर वह डॉक्टर को जाते हुए देखता रह गया। सुरभि का कमज़ोर चेहरा मारे प्रसन्नता के दमक रहा था। गर्वित दृष्टि से पति की ओर देख हौले से मुस्कुरा दी, लेकिन अनिमेष खुलकर मुस्कुरा भी ना सका। उसकी हिचक को सुरभि ने अपने लिए उसकी परम चिंता ही जाना। अनिमेष की दुनिया उलट पुलट हो चुकी थी। सामान्य तौर पर उसने सभी मित्रों को विवाह के तकरीबन 10-11 महीने या वर्ष भर बाद ही बाप बनते देखा था, परंतु उसके विवाह को 9 महीने भी पूरे नहीं हुए कि पत्नी की गोद में एक अदद बच्चा आ गया। यह समाचार सबके सामने किस मुंह से कहें? लोग न जाने क्या क्या बातें बनाएंगे। जाने कैसे पड़ोसियों को सुरभि के माँ बनने की सुनगुन मिल गई थी। सबके सब बधाई के साथ साथ अपनी सेवाएं भी प्रस्तुत करने आ पहुँचे थे। और तो और उसके दफ्तर में भी समाचार पहुँच गया था। बॉस ने बिना अर्जी दिए ही उसके लिए 15 दिन की छुट्टी मंजूर कर दी थी। पहली बार अनुभव हुआ कि घर में एक नवजात का आगमन कितना शुभ होता है। लेकिन क्या फ़ायदा, जब सबको असलियत का पता चलेगा तो जिस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा उसकी कल्पना मात्र से ही कांप उठा। जच्चा बच्चा घर आ गए। बच्चे के लालन पालन में सुरभि इस कदर खो गई कि समस्त संसार को भुला बैठी। एक ही छत के नीचे रहते उसे कतई आभास ना हो पाया कि पति के मन में क्या खिचड़ी पक रही है तथा आने वाले समय में अपने दामन में उसके लिए कौन सा बवंडर छुपाए हुए हैं। दिन हफ्ते महीनों में परिवर्तित होने लगे। आखिरकार एक दिन वह चक्रवात दबे पांव आकर उसके समक्ष उपस्थित हो गया, जिसको उसने कल्पना भी नहीं की थी। अनिमेष किसी काम के बहाने पिछले 2 दिन से घर से गायब था। अचानक डाकिया सुरभि के नाम की एक रजिस्ट्री दे गया। उसने लिफाफा खोलकर पढ़ा तो विश्वास ही नहीं हुआ। बिना किसी विवरण के कल सुबह उसे अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया गया था। इधर अनिमेष का फ़ोन भी बराबर स्विच ऑफ आ रहा था। मारे डर के वह सारी रात सो नहीं पाई। अगली सुबह तक भी न अनिमेष आया न उसका कोई फ़ोन कॉल ही आया। अचानक कॉल बेल बज उठी। अनिमेष के आगमन की आशा में उसने दौड़कर द्वार खोला तो सामने उसके मित्र मयंक को खड़ा पाया। उसने सुरभि के चेहरे को गौर से देखते हुए अंदर आने की आज्ञा मांगी। वह चुपचाप एक और हट गई
और मेज पर पड़ा हुआ लिफाफा उठाकर उसे दिखाते हुए बोली, भैया यह है क्या? मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। इधर आपके मित्र भी बिना सूचना दिए कहीं चले गए। अब आपसे क्या कहूँ भाभी, उधर अनिमेष का भी दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो गई है। तो आप उनके संपर्क में हैं? प्लीज़ बताइए ना, बात को घुमा फिरा कर मेरी परेशानी मत बढ़ाइए। समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ भाभी। आपके मुन्ने के जन्म से ही अनिमेष एक भारी कस्मकस में गिरफ्तार है, लेकिन उसने कई बार कोशिश की, परंतु आपके समक्ष कहने का साहस नहीं जुटा पाया। वैसे मैंने भी उसे समझाने का भरसक प्रयास किया, जो व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। इस समस्या पर कई विशेषज्ञों से परामर्श भी किया गया। उनका कहना था कि संभवतः कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। असल में एक फांस सी है जो उसके मन में चुभ कर रह गई है। यदि वह दूर हो जाए तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उसके शांत होते ही सुरभि ने तुरंत कहा, जिस तथ्य को जबान पर लाने में भी आपको संकोच होता है, वह न जाने कब से मेरे पति के मन में पल रहा था। अब बता भी दीजिए कि उनकी समस्या है क्या? मयंक ने एक बारगी वह सब कुछ कह डाला जो वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और सिर घूमने लगा। चकरा कर गिरने ही वाली थी कि मयंक ने लपक कर उसे अपने हाथों पर थाम लिया और आदर सहित काउच पर लिटा दिया। शक की चिंगारी जब भड़कती है तो उसे सीला बनती देर नहीं लगती। अनिमेष को सुरभि की पवित्रता पर केवल इसलिए शक हो गया था कि शादी को पूरे 9 महीने समाप्त होने के पूर्व ही बच्चा दुनिया में आ गया था, और इस निर्भुल शंका के निवारण हेतु उसके द्वारा न केवल अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था, बल्कि डीएनए परीक्षण की मांग भी की गई थी। सुरभि तुरंत उठ बैठी और विस्फारित नेत्रों से उस लिफाफे को घूरने लगी। मयंक ने फिर कहा, सर्वदा साथ साथ रहने पर भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच उसके अपने मनोविज्ञान पर आधारित होती है। वैसे भी आपकी तुलना में अनिमेष अत्यंत भावुक एवं जल्दबाज व्यक्ति हैं। आप दिमाग पर बोझ मत डालें भाभी। इसे इस तरह सोचें, एक साधारण सा परीक्षण है, बस हो जाने दीजिए, जिससे उसका संशय भी दूर हो जाएगा। आप दोनों के भले के लिए यह उचित रहेगा कि जिस प्रकार वह चाहता है, ठीक उसी तरह इस बखेड़े का समाधान हो जाए, ताकि आप दोनों का जीवन पूर्व स्थिति में लौट आए। सुरभि ने घायल नजरों से उसे देखा, लेकिन मयंक ने हड़बड़ाते हुए कहा, भाभी, उसे आपकी पवित्रता पर पूरा विश्वास है, पर मामला संतान का ठहरा। वह भी लड़का तो बेचारा बस अपना इत्मीनान कर लेना चाहता है, ताकि कल को पछताना ना पड़े। सुरभि ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि यह बात निजी तौर पर भी कही जा सकती थी, तो अदालत का द्वार क्यों खटखटाया गया है? मयंक ने हाथ मलते हुए जवाब दिया, अब आपसे क्या छुपाना भाभी। अनिमेष का विचार है कि यदि जांच का परिणाम सकारात्मक रहा तो सारी दुनिया को वास्तविकता का पता चल जाएगा, और यदि नकारात्मक परिणाम निकला तो कानून के अनुसार तलाक के मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। दुर्भाग्यवश स्त्री के समक्ष अपनी पवित्रता का तत्क्षण प्रमाण उपलब्ध कराने का कोई साधन नहीं होता। सुखी दाम्पत्य जीवन का आधार केवल आपसी विश्वास के बल पर निर्भर रहता है। वह संबंध ही क्या जिसकी बुनियाद किसी के कहने सुनने के भय से अथवा निर्मूल शंका के कारण डगमगा जाए। सुरभि ने अत्यंत आस्था एवं भक्ति सहित जिसके हाथों अपना सर्वस्व सौंप दिया था, उस व्यक्ति का विश्वास एवं प्रेम इतना अस्थिर सिद्ध हुआ कि क्षण भर में रेत के घरौंदे की भांति धाराशाही हो गया। शायद अनिमेष का वह अद्भुत प्रेम केवल संतान प्राप्ति हेतु था, स्वार्थ तथा आडंबर युक्त। सुरभि अपने आप को अत्यंत लाचार व पराधीन अनुभव कर रही थी। जब उसकी अस्मिता के रखवाले को ही उस पर भरोसा नहीं रहा तो बाकी दुनिया उस पर एतबार कर ले तो क्या लाभ हो।
अपने आप को निरपराध सिद्ध करने के लिए हर युग में स्त्री को अनेकानेक अग्नि परीक्षाओं से ही गुजरना पड़ा है, परंतु इतिहास साक्षी है कि इस प्रकार अनुचित रूप से लांछन लगाने वाले को उसने कभी क्षमा नहीं किया है। अदालत के आदेशानुसार वह बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंच गई। अनिमेष भी वहीं पर मौजूद था और उसे नजरें चुरा रहा था। उसके मन मस्तिष्क पर शंका की छाप इतनी गहरी पड़ चुकी है कि वह अनुभव ही नहीं कर पाया कि किसी के संग इतना अधिक समय व्यतीत करने तथा उसे समीप से देखकर और परखने के बावजूद उस पर आरोप लगाना अपने आप को कलंकित करने जैसा है। अंदर से अनिमेष का नाम पुकारा गया तो वह उठकर जाने लगा। सुरभि ने लपक कर उसकी बाह थाम ली और आंखों में आंखें डालकर बोली, जांच तो होती रहेगी, उसका परिणाम आने से पहले मेरा फैसला सुनते ही जाओ। जिस व्यक्ति ने समस्त देवी देवताओं को साक्षी मानकर पवित्र अग्नि के समक्ष मुझे पत्नी स्वीकार किया, फिर एक निर्मूल शंका के आधार पर लांछन लगाते हुए सारी दुनिया के सामने मेरा अनादर किया और मेरे विश्वास को आघात पहुंचाया, उस व्यक्ति का साथ मुझे इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म तक भी स्वीकार नहीं है। पत्नी सुरभि की बात सुनकर अनिमेष एकदम हक्का बक्का रह गया। एकदम सही फैसला लिया सुरभि ने अपने लिए, अन्यथा इतने अपमान बेइज्जती के बाद अगर वह अनिमेष जैसे आदमी की पत्नी बनकर जीती तो खुद ही वह अपनी इज्जत नहीं कर पाती। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यही समाप्त हो गई। साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। माँ, आपको अब कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कब तक चलता रहेगा? हम लोग कब शांति से तमाशा देखते रहेंगे? हाँ माँ, बोलिए। आप हमसे घर खर्च के लिए 10,000 लेती हैं और भैया भाभी के अलावा उनके 3 बच्चे हैं, उनसे भी 10,000 रुपये भी लेती हैं। यह कहाँ का न्याय है? क्यों रे, अब तू कमाने वाला हो गया है तो न्याय अन्याय समझाने आया है। जब तक तेरी नौकरी नहीं थी तब तक बड़े ही तो घर का पूरा खर्चा चला रहा था। हाँ, उस समय तेरा न्याय कहाँ चला गया था? गायत्री ने उसी से प्रश्न किया। बड़े बेटे अरुण का नाम नहीं लेती थी, वह बड़े कहकर ही बुलाती थी। उस समय में कमाता नहीं था तो कहाँ से देता? वरुण ने सफाई दी। संयुक्त परिवार का नियम ही यह कहता है कि जो कमाए और ज़्यादा कमाए वही ज़्यादा खर्च करे, और उस हिसाब से तेरी आमदनी बड़े से ज़्यादा है, इसलिए घर के खर्च में तेरा योगदान ज़्यादा होना चाहिए। पर मैं तो दोनों से बराबर ही लेती हूँ। अगर तुम लोग अलग रहते तो क्या 10,000 रुपये में खर्च चल जाता? गायत्री ने तर्क किया। क्यों नहीं चल जाता? हम लोगों का खर्च ही कितना है? वरुण बोला। तो ठीक है, कुछ दिन तुम लोग अलग रह कर भी देख लो, जब तबीयत भर जाए तो साथ रहने आ जाना। गायत्री ने 2 टुक जवाब दे दिया। वरुण ने नौकरी लगते ही कंपनी के फ्लैट में जाने का सोचा था, पर उस समय तो सबके समझाने बुझाने के साथ ही रहने को राजी हो गया था। मगर पिछले कुछ दिनों से उसकी पत्नी सुचित्रा उसी कंपनी का फ्लैट लेने को उकसा रही थी। वरुण ने उसके कहने पर क्वार्टर के लिए अर्जी तो दे दी थी और एक फ्लैट उसे अलॉट भी हो गया था, परंतु अलग जाने की बात को माँ से कैसे कहे ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। आज जब मौका हाथ लगा तो उसने पहल कर दी थी और समस्या इतनी आसानी से सुलझ जाएगी उसने सोचा भी नहीं था। सुचित्रा तो बहुत खुश हुई और नए घर में जाने की तैयारी जी जान से करने लगी। एक दिन अच्छा मुहूर्त देखकर वे लोग नए मकान में चले गए। ज़रूरत की थोड़ी बहुत चीज़ें तो गायत्री ने पहुंचा दी थीं, पर सुचित्रा तो अपने स्टैंडर्ड से रहना चाहती थी। कमरों की साज सज्जा आधुनिक डिज़ाइन से करवाने और नया सामान खरीदने में ही जमा की हुई पूंजी खर्च हो गई। फिर भी वे संतुष्ट थे। वहाँ सिर्फ पति पत्नी व उनका अपना बेटा था। सुचित्रा की तो मन की मुराद पूरी हो गई थी, पर वरुण को अंदर ही अंदर ऐसा एहसास होता कि उसने कहीं कुछ भूल की है और इसीलिए माँ का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अरुण व उसकी पत्नी अलका कभी कभी उनसे मिलने चले आते थे और कहते थे कि माँ और बाबूजी याद करते हैं, पर वरुण व्यस्तता का बहाना कर देता। कुछ दिन तो जोश में ही घर की सजावट करने में निकल गए।
अब मुख्य समस्या घर के काम की आई। नौकर नौकरानियों के दर्शन दुर्लभ थे। नई कॉलोनी तो बस गई थी, पर सर्वेंट क्वार्टर किसी भी फ्लैट में नहीं था। सुबह से शाम तक बर्तन से लेकर झाड़ू पोछा तक सब कुछ सुचित्रा को ही करना पड़ रहा था। बाजार का सामान वरुण ले आता था। रसोई का पूरा काम था ही। अथर्व अलग उसी से चिपका रहता था। जब सब इकट्ठे रहते थे तब अथर्व तो बच्चों के साथ ही खेलता खाता था। उसकी ज़्यादातर फरमाइशें दादी ही पूरी कर देती थीं। घर के काम के लिए भी पुरानी नौकर नौकरानियां लगी हुई थीं, जो सुचित्रा को कुछ भी काम करने नहीं देती थीं। रसोई का पूरा काम था, पर सुबह तो गायत्री ही खाना बना देती थी और अलका तथा सुचित्रा बच्चों का काम देखती थी। शाम को अलका ही अक्सर खाना बनाती थी। सुचित्रा तो सिर्फ मदद कर देती थी। अब सबका काम सुचित्रा के जिम्मे ही आ गया तो शाम तक वह इतनी थक जाती कि जैसे तैसे शाम का खाना बना पाती। अकेले में पति व पुत्र को नए नए पकवान बनाकर खिलाने का जो चाव था वह हवा हो गया। उधर माँ का मन नहीं मानता। गायत्री जब भी अथर्व, वरुण या सुचित्रा की पसंद की कोई चीज बनाती तो उनके लिए जरूर भेजती। कुछ दिन बाद बहुत कोशिश व मान मनुहार करने पर 4,000 रुपये महीने पर सिर्फ चौका बर्तन व झाड़ू पोछा करने के लिए एक कामवाली तैयार हो गई। सुचित्रा का 4,000 रुपये महीने निकालना खला तो बहुत, पर इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। गायत्री के घर में तो पुराने नौकर ही बहुत सफालतू काम करा देते थे, पर यहाँ बंधे बंधाई काम के अलावा दूसरे काम में नौकरानी हाथ भी नहीं लगाती थी। सुचित्रा को सबसे ज़्यादा परेशानी हुई कपड़ों की धुलाई की। घर में कपड़े धो भी ले तो इस्त्री करवाने ही पड़ते थे। गायत्री के घर में तो एक धोबी को क्वार्टर दे दिया गया था, जिसकी बीवी कपड़े धोकर इस्त्री करवा कर रख जाती थी। गायत्री हर महीने उसे बंधी बधाई रकम दे देती थी। दूसरी परेशानी सुचित्रा को अथर्व को लेकर हुई। पहले वह सब बच्चों के साथ खेलता रहता था। कहाँ है वह सुचित्रा को पता भी नहीं चलता था, मगर अब हर आधा घंटे बाद आकर माँ से कहता, मन नहीं लग रहा है, किसके साथ खेलूं। कभी कभार तो सुचित्रा अथर्व पर ही झुंझला पड़ती, फिर रुआसी हो जाती। अथर्व भी कहता कि वह दादी से कहेगा कि माँ डांटती हैं। इतनी परेशानियों के बावजूद उन लोगों ने घर को अच्छी तरह सेट कर लिया। नया सोफ़ा सेट लिया, उसके लिए कुशन, डाइनिंग टेबल, चेयर, नया डबल बेड आदि खरीद लिया। शादी में मिली सारी चीज़ें सजा दी। स्टील की फ्रेम में अपना व वरुण का तथा एक फ्रेम में अथर्व का फोटो मढ़ दिया। सुचित्रा ने अपने माता पिता का फोटो भी टांग दिया। ड्राइंग रूम तो ऐसे सजा दिया मानो शोरूम है। अब सुचित्रा को चाव हुआ कि अम्मा जी व बाबूजी आकर घर देखेंगे। यह मौका भी आ गया। अथर्व की बर्थडे पार्टी पड़ी तो नए तरीके से मनाने का सोचा। केक का ऑर्डर दिया। सुचित्रा के मायके वाले, ससुराल वाले और पड़ोस के एक दो घर सबको निमंत्रण दिया। शाम को कमरे को खूब सजाया गया। केक पर मोमबत्तियां लगाई गई। सब लोग आए तो सुचित्रा ने उन्हें घर दिखाया। सभी ने उसकी रुचि की तारीफ की। जेठानी अलका तो सुचित्रा से कहे बिना न रह सकी। सुचित्रा, तुमने तो अपना घर खूब अच्छी तरह जमाया है, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं पाते। जैसे आप लोग रहते हैं दीदी, उस तरह मेरे बस की बात नहीं थी। थोड़े दिन काट लिया वही काफ़ी था। अब अपनी तरह से रह सकते हैं, इसीलिए अलग हुए हैं। वरुण भैया की तरह यह मेरे कहे में थोड़े ही हैं। अलका ने सफाई दी। अगर अम्मा जी व बाबूजी के पूछे बिना कुछ लेने को कहो तो झट कह देते हैं। काम चल तो रहा है, उसके लिए भी हुनर आना चाहिए कि पति को कैसे वश में किया जाए। सुचित्रा हंस पड़ी। अलका भी खिसियानी हंसी हंस दी। सभी सुचित्रा की सराहना कर रहे थे। दावत भी उन्होंने अच्छी ही दी थी। अथर्व भी सबके उपहार पाकर बहुत खुश था। दादी बाबा को तो वह छोड़ ही नहीं रहा था। सुचित्रा भी अपनी तारीफ सुनकर खुश थी, पर गायत्री को एक चीज अवश्य खटकी थी। अथर्व झटक गया था। वरुण भी कुछ उदास था। उतना खुलकर बातें नहीं कर रहा था जैसे सबके साथ रहने पर करता था। तभी गायत्री सुचित्रा से पूछ बैठी, अथर्व इतना कमज़ोर क्यों लग रहा है?
क्या खाना ढंग से नहीं खाता? पता नहीं अम्मा जी, अथर्व को क्या हो गया है। न ढंग से खाना खाता है न दूध पीता है। उसे कहती हूँ बाहर जाकर खेल ले, तो बाहर भी नहीं जाता हूँ। सुचित्रा बोली। बेटा, उसे घर में 3 भाई बहनों के साथ खेलने की आदत पड़ गई थी। यहाँ वह अकेला पड़ गया है। तुम लोग तो इस वातावरण के आदी हो, सो कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु अथर्व को यह वातावरण माफिक नहीं आ रहा था। अब दूसरा उसके साथ लिए चाहिए, गायत्री ने कहा। दूसरा कहाँ से ढूंढूं माँ जी? सुचित्रा ने अपनी कठिनाई बताई। तुम भी सुचित्रा बहुत भूली हो। अथर्व अब 4 साल का हो गया है। साथ के लिए उसे भाई बहन की ज़रूरत है, गायत्री ने स्पष्ट किया। सुचित्रा झेप गई, बोली। अभी नहीं अम्मा जी, अभी तो हम 3 का खर्च ही मुश्किल से चल पाता है। अभी तो हम परिवार बढ़ाने की सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा करो, अथर्व को स्कूल भेजने लगूं। वहाँ से बड़े के बच्चों के साथ घर आ जाया करेगा और शाम को वरुण दफ्तर से लौटते समय ले आया करेगा। घर के पास ही तो वरुण का दफ्तर है, वहाँ बच्चों के साथ मन लगा रहेगा, गायत्री ने सुझाव दिया। हाँ, यह ठीक रहेगा, सुचित्रा बोली। उसने सोचा उसे भी घर के काम के लिए फुर्सत मिल जाएगी, दोपहर को थोड़ा आराम भी कर लेगी। अथर्व से जब कहा गया तो वह भी खुश हो गया। अब सब कुछ ढर्रे पर आ गया था। पर जब अथर्व की पढ़ाई का खर्च और बढ़ गया, मगर वह भी जरूरी था। 1000 रुपये नौकरानी के अलग से निकल जाते। महीने में गैस का खर्च, दूध आदि सभी कुछ अलग से खरीदना पड़ता। बिजली का बिल व कपड़ों की धुलाई का खर्च अलग। वहाँ तो बाबूजी के ही जिम्मे ये सब खर्च थे। यहाँ तो ऊपर से 15,000 रुपये महीने फ्लैट का किराया देना पड़ता है। काम में भी वहाँ तो सिर्फ शाम को ही मदद करनी पड़ती थी, मगर यहाँ तो पूरे दिन खटना पड़ता है। अब सुचित्रा को आटे दाल का भाव मालूम पड़ने लगा। उसके शौक की सभी चीज़ों में कटौती होती गई। सिनेमा देखना तो करीब छोड़ ही दिया था। इस घर में आने के बाद रेस्टोरेंट की शक्ल तो देखी ही नहीं थी। जबकि वहाँ सबके बीच रहते थे, तब तो पति पत्नी महीने में एक बार सिनेमा जाकर बाहर ही खाना खा कर आते हैं। जब भी घूमने जाते तो कोल्ड कॉफ़ी या आइसक्रीम का आनंद लेते हैं। अब सब चीज़ें बंद हो गई, परंतु किसी से कुछ कह भी नहीं सकते थे। रास्ते तो स्वयं उनका चुना हुआ था। एक दिन वरुण के दफ्तर के लोगों ने सपरिवार पिकनिक का कार्यक्रम बनाया। शहर से बाहर सभी अपना अपना खाना लेकर जाएंगे, दिन भर घूमेंगे, ताश खेलेंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। दफ्तर की एक बड़ी गाड़ी का प्रबंध कर दिया गया था। वरुण भी सुचित्रा व अथर्व को लेकर गया। हंसी खुशी में दिन कट गया। जब वे लोग घर लौटे तो देखा घर का ताला टूटा पड़ा है। अंदर जाकर देखा तो पता लगा सारा कीमती सामान गायब है। स्टील की अलमारी खुली पड़ी है और उसमें से कैश व ज्वेलरी चोरी हो गए। अड़ोस पड़ोस में पूछा तो कोई नहीं बता पाया कब चोर आए और सारा कीमती सामान लेकर 9-2-11 हो गए। दोनों माथा पकड़कर बैठ गए। वरुण ने पुलिस को खबर की। पुलिस आई भी पूछताछ करने। कुत्ता भी छोड़ा गया, पर चोर कहाँ मिलते हैं। अगर पकड़ भी लिए जाएंगे तो सामान तो एक बार गया हुआ वापस नहीं मिलता। खबर मिलते ही गायत्री व जेठानी अलका भी आ पहुंची। वे सुचित्रा को धीरज बंधाती रहीं। अलका ने सुचित्रा का गला सूना देखकर पूछा, चैन जो तुम पहने रहती थी वह कहाँ गई? भाभी, पिकनिक जाती समय इन्होंने उतरवा दी थी कि बाहर अक्सर चैन खींची जाती है। सामान के साथ वह भी चली गई। कहते कहते सुचित्रा की आंखों में आंसू आ गए। गायत्री ने सुचित्रा को दिलासा दिया, बहू हिम्मत मत हारो, खैर मनाओ तुम लोग ठीक ठाक हो, नहीं तो ऐसे मौक़ों पर ये लोग जान लेने में भी नहीं हिचकते। तभी अलका ने अपने गले की चैन उतार कर सुचित्रा को पहना दी। सूना गला अच्छा नहीं लगता और सुचित्रा कहती रह गई, भाभी क्या कर रही हैं? उसने यह रूप तो अलका का कभी नहीं जाना था। दुखी ना हो बहू, शुक्र मनाओ कि संकट इसी में टल गया, सब कुछ फिर आ जाएगा। अम्मा जी, तनख्वाह में तो महीनों का खर्च ही मुश्किल से चलता है,
फिर से बनाने का तो अब हम सोच ही नहीं सकते। सुचित्रा रुआसी होकर बोली। क्यों सुचित्रा, तुम्हारे तो एक ही बच्चा है और तनख्वाह भी वरुण के अपने भैया से ज़्यादा है। फिर तुम्हारी तो अच्छी खासी बचत हो जानी चाहिए। अलका ने व्यंग कर ही दिया। उसके बच्चों के लिए ही तो वरुण ने कहा था कि खर्च ज़्यादा होता है। वह इस बात को भूल नहीं पाई। मुंह से बात निकल ही गई। हालांकि यह कहकर उसे पछतावा भी हुआ। सुचित्रा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बस यही कहते बना, हम लोग अपने स्टैंडर्ड से रहने आए थे, वहीं किसी को सहन नहीं हुआ। यह स्टैंडर्ड ही तो आज परिवारों को तोड़ने का कारण बन रहा है। यह तो तुम उस घर में भी बना सकती थी। ऊपर के कमरे तो खाली ही पड़े रहते हैं। आखिर बहुएं आकर ही तो घर को नए सांचे में ढालती हैं, गायत्री बोली। पर अम्मा जी, इन्होंने तो कभी नहीं कहा कि वहाँ रहकर भी हम सब सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। कुछ कहने पर यही कहते थे कि माँ से पूछ लो। सुचित्रा ने सफाई दी। अगर तुम पूछ कर मुझे थोड़ा मान दे देती और तुम्हारा काम ना होता तब तुम्हें शिकायत होनी चाहिए थी, परंतु तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। गायत्री ने भी उलाहना दिया। हाँ अम्मा जी, यह भूल मुझसे जरूर हुई है, उसका नतीजा भुगत लिया। सुचित्रा दुखी मन से बोली। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर चाहो तो तुम्हारे कमरे खाली पड़े हैं, वहीं आकर जैसे यहाँ रह रहे हो उसी तरह से रहने लगो, गायत्री ने समझाया। पर माँ, यहाँ इतना सामान जुटा लिया है, इसे कहाँ ले जाएंगे? सुचित्रा ने अपनी असमर्थता जताई। जैसे यहाँ सेट किया है, अपना घर समझकर वहाँ भी इसी तरह सेट कर देना। घर को अच्छी तरह रखना किसे बुरा लगता है? मैंने तुम्हें सुझाव दे दिया है, मानना न मानना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। गायत्री ने सुचित्रा पर ही निर्णय लेना छोड़ दिया। फिर समझाते हुए कहा, साथ रहने में जो आपस में स्नेह पनपता है, बड़ों में भी और छोटों में भी, वह अलग रहने में नहीं। गायत्री व अलका वरुण व सुचित्रा को काफ़ी दिलासा दे गईं। इस बीच गायत्री ने अपने कुछ जेवर और अलका ने कुछ नई साड़ियाँ खरीदकर सुचित्रा के लिए भिजवा दी। सुचित्रा अपनी पिछली कही बातों से, जो उसने अलग होते समय कही थी, बहुत लज्जित थी। उन लोगों को काफ़ी सबक मिल चुका था। सबसे ज़्यादा तो मकान का किराया देना खलता था। जबकि गायत्री के घर में रहती थी तब तो हाउस अलाउंस जो कंपनी से मिलता था एक तरह से अतिरिक्त आमदनी ही थी जो बचता था। महीने का अंत होते होते वरुण व सुचित्रा माँ के पास ही वापस आ गए, कभी अलग ना होने के लिए। दोस्तों, कहानी ही समाप्त हो गई। कहानी से जुड़ी अपनी राय जरूर कमेंट में डालें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।